पार्ट 45। ये किस्सा शहर सखर का है। मैंने एक बच्चे से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। ये फैसला कर लिया? जी। मैंने सखर के एक और 9 उम्र लड़के से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। तो डॉक्टर जो हैं आजकल के, वो तो मरीजों का ध्यान तो कम देते हैं, पैसे ज्यादा लेते हैं। तुम भी क्या बड़े होकर ऐसे ही करोगे? फिर क्या करोगे? नहीं, पैसे कम लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। अभी माजी ही की एक बात है कि मुझे अटक यूनियन चेयरमैन के एक चेयरमैन से मुलाकात हुई। वो साहब ये कहने लगे कि मेरे साहबजादे ने 3 साल हुए हैं डॉक्टरी पास की है, लेकिन उन्हें हाउस जॉब नहीं मिल रहा है। वो बड़े सख्त परेशान थे। इसके लिए उन्होंने खुद चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो अब उनके लड़के ने ज़ाती तौर पे जिसने डॉक्टरी पास की थी, अब वो ज़ाती तौर पे कोशिश करता है और उसमें फिर वो 10,000 रुपये दे के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो हाउस जॉब करने में कामयाब हो जाता है। जब वो 3 साल करके हाउस जॉब करके वापस आता है तो अब अपने वालिद से ये कहता है कि अब मैंने किसी गवर्नमेंट की नौकरी को नहीं करना है, अब मैंने डॉक्टरी करनी है फुल फ्लेश तरीके से, और मैं नब्ज़ पे हाथ रख कर 50 रुपये लूँगा, आराम हो या नहीं। ये मरीज की किस्मत। जी ये सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर है और शायद इसका तीसरा होना ही गजब है। ये इतना बड़ा नहीं कि बच्चों की उम्मीदें पूरी हो सके और ये इतना छोटा भी नहीं कि बच्चे ख्वाब भी न देखें। दरियाए सिंध के किनारे ये सखर बड़ा तारीखी शहर है। इसकी दास्तान राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम से भी बहुत आगे जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज का ये सखर 4000 साल से ज़्यादा पुराने मोहनजोदारो जैसे शहर के ऊपर आबाद है। इसकी बुनियादों में 4000 साल पुराना ऐसा इलाका मदफून है जहाँ से आकर मोहनजोदारो वाले पत्थर ले जाया करते थे, वही पत्थर जिनसे वो अपने मकान और अपने आलात और औजार बनाया करते थे। और यहीं वो भक्कर का इलाका है जहाँ से गुजरकर हमारी तारीख के काफले अंदरूनी सिंध, अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया जाया करते थे। आज का ये सखर अगरचे गुंजान आबाद है, यहाँ सनतें भी हैं, कारोबार भी है, दरिया, सड़कें, रेलें सब गुजरते हैं यहाँ से। मगर ये सखर का अजब अलमिया है कि इसकी तरक्की की रफ्तार सुस्त है। यहाँ अहले नज़र तो हैं मगर ताज़ा बस्तियाँ आबाद नहीं हो रही हैं। दरियाए सिंध के किनारे किनारे सफ़र करता हुआ अब मैं सखर आ गया हूँ और एक गली में खड़ा कमसिन बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा हूँ। इन्हीं गलियों में सखर के वो बाशिंदे आबाद हैं जिनका रवैया, तर्ज अमल और सलूक सिंध के दूसरे इलाकों के बाशिंदों से जुदा है। यहाँ रवादारी बहुत है, भाईचारा भी है, लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक भी हैं, एक दूसरे की सकाफत, रिवायात और अकीदे का एहतराम करते हैं। इख्तिलाफ है मगर बहुत कम, और जो है तो साथ ही ये एहसास भी कि ये ना होना चाहिए था। इसका एक सबब यह है कि ये ज़्यादातर लोग गरीब हैं। खुद सखर और आसपास के बाशिंदों को बेशतर रोजगार इसी शहर से मिलता है। चुनाचे कारखाने तो कम हैं, मजदूर ज़्यादा हैं, कारोबारी इदारे थोड़े हैं और मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें उजरतें कम मिलती हैं, उन्हें खाने को पहनने को कम मिलता है, उन्हें महरूमियाँ ज़्यादा मिलती हैं और शायद इसी एहसास ने उन्हें मिलजुल कर जीने का हुनर सिखा दिया है। आइए सखर की इस गली से निकलें और नुसरत कॉलोनी चलें जहाँ घर घर सनतें लगी हुई हैं, रिहायशी मकानों में मशीनों का शोर मचा है। ये कपड़ा बुनने वाले पावर लूम का शोर है। ऐसी ही एक खड्डी पर काम करने वाले एक मजदूर हनीफ से मैंने बातें की और एक गरीब मजदूर की बातों में गजब का शऊर देखा। हनीफ तकरीबन 16 साल की उम्र से कपड़ा बुन रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आजकल कितनी उम्र के लड़कों को इस काम में लगा लिया जाता है। ये सनत जो है ये घरेलू सनत में शुमार होता है इसका। तो आम तौर पर तो अगर काम करना चाहें तो बच्चे 5 साल की उम्र से ही लगा लेते हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं, मिसाल के तौर पे एक मशीन वाले तो उनका तकरीबन जितने भी बच्चे हैं वो तमाम 5 साल की उम्र से वो इसमें लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी आमदनी नहीं है कि उन
پریشانی ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر سے ہی بعض اوقات لگانا پڑتا ہے. تو پھر وہ تعلیم تو نہیں پاتے ہوں گے؟ ہاں یہ بات آپ نے کی ہے کہ وہ کیونکہ تعلیم کے وسائل جو ہیں وہ مسائل کے نیچے دب گئے ہیں. حنیف بتا رہے تھے کہ سکھر میں کپڑا بننے کی صنعت بہت مشکلوں میں گھری ہوئی ہے. ایک مزدور بیک وقت 3 مشینیں چلا رہا ہے اور اسے روزانہ صرف 30-35 روپے سے زیادہ نہیں ملتے. میں نے پوچھا پھر آپ کا کیا خیال ہے، کیا سکھر میں اتنی اہم گھریلو صنعت کا مستقبل روشن نہیں؟ ہاں اس میں روشن ہو سکتا ہے اگر اس پر توجہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو اس سے وابستہ ہیں وہ توجہ دیں. چھوٹی صنعت والوں کو بھی جانے کہ یہ بھی روزگار خود کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بے روزگاری کے نعرے لگاتے پھریں اور دوسری بات نہیں کرتے پھریں. وہ خود اپنی محنت سے کر کے کھاتے ہیں، جیسے تیسے گزارا کرتے ہیں، لیکن توجہ وہ اس پہ نہیں دیتے، اس لیے اس کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا. اگر یہی حال رہا تو مستقبل اس کا روشن نظر نہیں آتا. لوگ جو یہ ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. خیر پور میں کاٹن کو ترقی نہیں دی گئی، وہاں میں جو فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو گئیں. خیر پور کاٹن میل بھی بند ہو گئی، اس سے بہت مزدور بے روزگار ہوا. انہوں نے یہاں جو آ سکتے ہیں وہ یہاں آ کے 30-35-40 پہ وہ مزدوری کرتے ہیں اور 10-15 روپے وہ آنے جانے میں ان کے خرچ ہوتے ہیں. تو اس لیے 20 روپے بچاتے ہیں. آپ اندازہ یہ لگائیں اس سے، اس بات سے کہ وہ گھر کا خرچ کیسے چلاتے ہوں گے. میں اس شام کپڑا بننے کے بہت سے کارخانے دیکھتا پھرا. ایک کارخانے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو شاید ٹانگوں سے معذور تھا اور بیساکھیوں کے سہارے کھڑا یہ کھڈیاں چلا رہا تھا. اس کے چہرے پر ذہانت تھی، اس کی آنکھوں میں متانت تھی، اس کی پیشانی پر سنجیدگی، لیکن اس کے لہجے میں کرب تھا. اس کا نام محمد فہیم تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز کی مشینیں چلا رہے ہو؟ انگوچھے کی. انگوچھے بنتے ہیں آپ؟ جی. اور اسکول میں بھی پڑھتے ہیں؟ جی. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th کلاس میں. اور کتنی دیر اسکول میں رہتے ہیں؟ 4 گھنٹے. اور مشینوں پہ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے 4-5 گھنٹے سے. 4-5 گھنٹے مشین پہ کام کرتے ہیں. تو روزانہ آپ کو کتنا پیسے مل جاتے ہوں گے؟ جمعے کو ملتے ہیں. کتنے؟ 10 روپے. ہر ہفتے؟ جی. ہفتے بھر میں صرف 10 روپے؟ جی. تو آپ کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کام؟ اس میں تو بہت زیادہ محنت ہے، آمدنی کم ہے، یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو روزی ہے ہماری تو. اس کے بغیر کام نہیں چلتا؟ نہیں. تو آپ تو تعلیم پا رہے ہیں، آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر. یہ فیصلہ کر لیا؟ جی. یہ تو تھی مزدوروں کی باتیں. ان کے بعد میں ایک فیکٹری کے مالک سے ملا. ان کا نام انعام الحق انصاری ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کپڑا بننے کی صنعت کے مزدوروں کا کیا حال ہے، ان کی زندگی کا معیار کیسا ہے؟ مزدور زیادہ تر اپنے یہاں برادری کے ہی ہیں اور تقریباً مزدور خوشحال ہیں. ہاں ایسی بات نہیں کہ پریشان حال ہوں، اجرت اچھی ملتی ہے، مزدور اپنے اچھے کھاتے پیتے خوشحال ہیں. ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن وغیرہ؟ جی ہر چیز، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ہر چیز، اور آرام کی، آسائش کی، تفریح کی چیزیں. بالکل. یہ مزدور کا نہیں مالک کا بیان تھا. پاکستان کا نقشہ پھیلا کر دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ سکھر عجیب و غریب جگہ واقع ہے. صوبہ پنجاب، بلوچستان اور سرحد سب اس کے قریب ہیں. یہاں سے سیدھی سڑک افغانستان کو جاتی ہے. چنانچہ شہر کے سرکردہ ماہر قانون اور سیاستداں جناب عبدالحلیم پیرزادہ نے دلچسپ باتیں بتائیں. سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور سکھر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے 3 پروونسز کو ملتے ہیں اور 3 پروونسز کا یعنی لنک ہے، جنکشن ہے. تو تینوں پروونسز پر جو سکھر کافی اثر انداز ہے. آپ کو شاید یہ سن کے تعجب ہو کہ سکھر سے آٹا جاتا ہے کوئٹہ اور وہاں سے افغانستان. سکھر میں افغانستان کے لوگوں کو کپڑا ادھار پہ جتنا ملتا ہے شاید ہی کہیں ملتا ہو. یعنی افغانستان کے بیاپاری لاکھوں روپے کا کپڑا لے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اپنی شرافت ہے کہ پھر وہ پیسے واپس کرتے ہیں اور پھر دوسرا کپڑا لے جاتے ہیں. یہ جو بھروسہ آپ بزنس کمیونٹی کے اندر سکھر میں دیکھیں گے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. مگر یہ افغانستان والی بات اب شاید پرانی ہوئی. افغانستان کی خانہ جنگی نے سکھر والوں سے ان کا کاروبار چھین لیا ہے. کپڑا بننے والے ایک مزدور محمد اسلم سے میں پوچھ رہا تھا کہ ان کھڈیوں پر آپ انگوچھوں اور لنگیوں کے علاوہ کچھ اور بھی بنتے ہیں؟ اس میں آج کل سردی کے لحاظ سے یہ چادر ہوتی ہے،
ऊनी चादर जिसे कहा जाए, जैसा कि गाँवों में और अफ़गानिस्तान पहले ये बहुत कपड़ा जाया करता था, मगर ये अफ़गानिस्तान का ये जो मसला आने पर हमारी ये सनत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और इसको नहीं पूछा जा रहा था। अब ये थोड़ा बहुत चल रहा है और उससे गुज़र औक़ात हो रहा है और हमारे जो जितने मज़दूर भाई वगैरह हैं ये तमाम लोग इसी से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान की जंग ने सक्खर को उसके वसाइल से पूरी तरह महरूम किया है, मगर जब वसाइल मौजूद थे उस वक्त भी ये शहर कोई जन्नत नज़ीर न था। हर शहर की अपनी किस्मत और अपनी तकदीर हुआ करती है। सक्खर के नसीब में कभी वो तरक्की न लिखी गई कि ये सिंध के साहिल से बुलंद होता और तरक्की के आसमानों को जा लेता। इसमें कसूर किसका था? मैंने अब्दुल हलीम पीरजादा साहब से पूछा कि खुद उनका अपना घराना सियासत में पेश था। मैं एक सक्खर की शहरी से हैसियत से इतना कहूँगा कि हमारा जो सक्खर है पॉलिटिकल फील्ड में हमें मतलब जो लीडरशिप मिली है उसने सक्खर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि फलां या फलां, उसमें मेरे अपने चचा भी रहे हैं, पीरजादा अब्दुल सत्तार साहब, हफीज़ पीरजादा साहब भी रहे हैं और हजरात भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बदकिस्मती रही है इन्होंने किसी भी पॉलिटिशियन ने सक्खर के डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप पाकिस्तान से छोटे मुल्क में चले जाएं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि नए मॉडल टाउन्स बने हैं, कॉलोनियाँ बनी हैं, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सक्खर एक वाहिद शहर है जिसमें कोई नई टाउनशिप नहीं बनी। इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत कम डेवलपमेंट हुई है। पिछले ज़माने में तो ये होता था सक्खर के नाम से फैक्ट्रियाँ सैंक्शन होती थी, वो बनेंगी यहाँ सक्खर में, चले जाते थे और जगहों पे। तो इस वजह से इस फील्ड में सक्खर बहुत पीछे रह गया। सक्खर में अगर कुछ बन रहा है, कुछ तामीर हो रहा है, तो गली गली, महल्ले महल्ले मस्जिदें, सुन्नियों की, शियों की मस्जिदें, अहले हदीस, अहले कुरान की मस्जिदें, देवबंदियों, बरेलियों की मस्जिदें, हनफी मस्जिदें, शाफी मस्जिदें रात दिन तामीर हो रही हैं। रात दिन लाउड स्पीकरों पर चंदों की अपीलें हो रही हैं। वक्त बेवक्त ये अपीलें गूंज रही हैं। कोई बीमार है, कोई ज़ईफ है, कोई पढ़ रहा है, कोई इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ है। अपीलें करने वालों को किसी से गरज नहीं। अल्लाह ताला आपकी नेक कमाइयों में बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। हदीस शरीफ में आया है कि मुसलमान है दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला जन्नत में इसके लिए महल बनाएगा। इस सरजमीन में अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिन्हें एहसास है कि अस्पताल बना दें तो अच्छा हो, मदरसे खुलवा दें तो नेकी हो, बेवाओं, यतीमों, माजूरों और अपहजों को सहारा दें तो सवाब मिले। अब्दुल सत्तार एधी से अब सारी दुनिया वाकिफ है। इंसान की फलाह के लिए उन्होंने तन्हा अपना परचम उठाया और बंदे की बहबूद के लिए ऐसा जिहाद शुरू किया कि जन्नत में एक मकान नहीं, सारी की सारी जन्नत उन्हें सौंप दी जाए तो हैरत ना हो। सक्खर की एक सड़क पर मुझे एधी वेलफेयर सेंटर का बोर्ड नजर आया। मैं दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसके निगरां हाजी अब्दुल अजीज साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस शहर में क्या बनाया है। यहाँ पे एक मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की तरफ से एक डिस्पेंसरी खोल रखी है जो सुबह 8 बजे खुलती है, रात के 11 बजे तक होती है। उसमें मुफ्त दवाई दी जाती है। महीने के अंदर 4,000, 4,500, 5,000 के करीब मरीजों को फायदा पहुँचता है। उनसे कोई मुआवजा नहीं लेते।
पार्ट 46। हाँ, तो सक्खर की बात हो रही थी। लोग मस्जिदों पर मस्जिदें बनाए चले जा रहे थे। कोई शफाखाने नहीं बनाता, कोई मदरसे तामीर नहीं करता, कोई गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतज़ाम नहीं करता, और तालीम के मामले में सक्खर की शोहरत नहीं। बल्कि जिन दिनों मैं वहाँ था, ये सुनने में आया कि सक्खर में इम्तहानों में नकल की इतनी सहूलत है कि पंजाब से बाज़ तालिब इल्म इम्तहान देने सक्खर आते हैं। मैंने शहर के एक समाजी कारकुन और अखबारी नामानिगार सैयद अयूब शाह से पूछा कि सक्खर में तालीम में तरक्की हुई है या तनज़्ज़ुल। उसमें बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुल हुआ है। उसकी बेसिकल वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारों में जो अब तलबा के ग्रुप तश्कील पाए हैं, उनसे यहाँ पर टीचरों की जो बेहुरमती की जाती है, उससे हुआ यह है कि अब टीचरों ने कोई एक्शन लेना छोड़ दिया है। जब कहीं एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ामिनर जो हैं वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि बाज़ शहरों में तो ये हालत इस हद तक ख़राब हुई है कि ख़ुद टीचर ये मजबूर होता है कि वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ सवाल का जवाब लिख कर देता है। मैंने सैयद अयूब शाह साहब से पूछा कि सक्खर वालों ने अपने शहर का हाल बेहतर क्यों नहीं बनाया। वो जो सियाह व सफ़ेद के मालिक हुआ करते हैं, उन्होंने इस शहर को तरक्की क्यों नहीं दी। जवाब मिला, इससे पहले हुआ ये कि चूँकि वो इंडिपेंडेंट थे, उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने आप को तो ज़्यादा बनाया और शहर को नहीं बनाया। और अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से कारकुन मुंतखब होकर आते तो पैसे की सियासत नहीं होती। ये पैसे की सियासत से हुआ ये कि जो भी यहाँ पर मेयर या डिप्टी मेयर मुंतखब हुए, उन्होंने बल्दियाती अराकीन को पैसे देकर परचेज़ किया और वोट लिया, और उसके बाद फिर जो बल्दिया का बजट था वो उन्होंने बेदरीग अपनी ज़ात पर सर्फ करना ज़्यादा मुनासिब समझा, या उन कौंसलरों पर खर्च करना ज़्यादा मुनासिब जाना बनस्बत शहर के। पैसे की सियासत, ये लफ्ज़ बर सगीर की जदीद ज़िंदगी में बहुत रिवाज पा गया है। शायद पैसे की अफरात ने बाज़ काम आसान बना दिए हैं। पैसे से अब सिर्फ आटा दाल, मेज़ कुर्सी ही नहीं, बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है। मैंने अब्दुल हलीम पीरज़ादा साहब से पूछा कि सक्खर के बाशिंदे कैसे हैं, सियासत में, समाजी ज़िंदगी में उनका तर्ज़ अमल कैसा है। ये सवाल अगर आप न पूछें तो बेहतर है, क्योंकि सक्खर के शहरी हम सब उसी में आ जाते हैं। कुछ मैं ये कहूँगा कि इस इलाके की सूझबूझ, सवाए ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, इससे पहले एक बड़ी हम अजीब बीमारी में मुब्तला थे। यहाँ पर पैसे की रेल मेल बड़ी आम थी। इलेक्शंस में बड़े बुरी तरह से पैसे खर्च किए जाते थे, और उसका मतलब ये कही कि लोगों के ज़मीर ख़रीदने की बड़ी हद तक कोशिश की जा रही है सक्खर के अंदर। लेकिन अब इस इलेक्शन में, अब जो इलेक्शन में हुए, मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि लोग, सक्खर के लोग इस चीज़ से निकल गए। और बातों बातों में वो मौजू छिड़ गया जिसने तमाम बाशऊर जहनों के सारे तार छेड़ रखे हैं। वो जो दिलों में फ़र्क आ गया है, वो जो घरों में बंटवारा हो गया है, वो जो मोहब्बतों में कमी आ गई है, वो जो नफ़रतें दबे पांव दाखिल हो गई हैं ज़िंदगी में, उनकी बात सिंध में न छिड़ती तो कहाँ छिड़ती। मैंने अब्दुल हलीम पीरज़ादा साहब से पूछा कि इस बाहमी निफाक की बुनियाद कब और क्यों पड़ी। ये तो कुछ जो नफ़रत बढ़ी वो 1 यूनिट के ज़माने में बढ़ी, वरना आप यहाँ पर सिंध में जो पंजाब के लोग या पठान आबाद हैं, उनसे बात करके देखें, 1 यूनिट बनने से पहले कभी किसी में इस किस्म की बात नहीं थी जो 1 यूनिट के बाद हुई पैदा हुई। और 1 यूनिट में लाजमी होनी थी, क्योंकि 1 यूनिट बना इसलिए था कि लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को पंजाब की ज़मीनें चाहिए, सिंध की ज़मीनें चाहिए थी, और सिंध की मुलाजमतें चाहिए थी। उस ज़माने में आपको याद होगा एक फॉरेस्ट गार्ड क्या चीज़ होती है, फॉरेस्ट गार्ड भी पंजाब से आता था। तो अब जहाँ मकामी आदमी को, लोकल पॉलिटिशियंस को भी तो मुँह दिखाना होता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड की जॉब सिंध में रहने वाले को मिले, उसके लिए भी आप पंजाब से आदमी ला रहे हैं।
चलो भाई टेक्निकल जॉब हो, कोई ब्यूरोक्रेटिक हाई ब्यूरोक्रेटिक जॉब हो जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो वो तो आदमी समझ सकता है। लेकिन ये चीज़ तो लोगों ने बर्दाश्त नहीं की। उसका नतीजा आपने देखा। हमारी जदोजहद तो उसमें कम थी, लेकिन उनका जब काम पूरा हो गया, ज़मीनें लोगों ने ले ली, जॉब्स लोगों ने ले ली, फिर 1 यूनिट की ज़रूरत ही नहीं थी। जजा साहब ने 1 यूनिट तोड़ दिया। एक शाम पहले मैं सक्खर की नुसरत कॉलोनी नंबर 4 की एक गली में एक चारपाई पर बैठा एक बुजुर्ग अजीमुद्दीन साहब से बातें कर रहा था। वो 35 साल से सक्खर के इस इलाके में आबाद हैं। इस शहर को और शहर वालों को उनकी ज़ईफ़ आंखों ने बहुत करीब से देखा है। मैंने अजीमुद्दीन साहब से पूछा कि जब आप पहल सक्खर आए थे तो क्या उस वक्त सिंधी गैर सिंधी का झगड़ा था? नहीं जी, उस वक्त बिल्कुल नहीं था। हमारे भाई जो सिंधी यहाँ के मुकीम थे उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, और बहुत हमदर्दी करते थे ये, और किसी किस्म का कोई भी फसाद या कोई भी मसला नहीं था, और बड़ी हम मिलजुल के रहते थे। फिर ये इख्तिलाफ कब हुआ, क्यों हुआ? तो अब ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ आगे चल के अब इस मौके पे ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, जो अनासी लोग हैं, उन्होंने आपस में लड़वाने की कोशिश की, तो अपने मुफाद के लिए। मिसाल उस पर ये हुआ कि हम लोगों खुद बेवकूफ़ी जो आपस में यानी लड़ते या फसादों में मुब्तला हुए, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये बात तमाम रात मेरे जहन में गूंजा की। मैं जाकर अपने होटल के कमरे में सो गया। सुबह की पहली किरण ने कमरे में आकर मुझे जगाया और मैंने खिड़की खोलकर देखा तो सामने, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने, सक्खर बैराज खड़ा था। मुझे किताबों में लिखी वो सारी बातें याद आ गईं। 4725 फुट लंबाई सक्खर बैराज पहले लॉयड बैराज कहलाता था। उस वक्त के बम्बई के गवर्नर का नाम भी लॉयड था। उन्होंने ये अजीमुशान बैराज बनाने की सोची थी। 1923 में ये बनना शुरू हुआ। जनवरी 1932 में ये पूरा हुआ। इसमें 60 फीट के 46 दर हैं। इससे 7 नहरें निकलती हैं जिनकी मजमूई लंबाई 400 मील है। इससे सिंध की वो ज़मीनें सैराब हुईं जिन्होंने पहले कभी पानी का कतरा भी नहीं देखा था। इससे आबपाशी का जो निज़ाम वजूद में आया वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम आबपाशी था। हाँ, एक दिलचस्प बात याद आई। सुना है सक्खर बैराज के पुराने कागज़ों में उस वक्त के हुक्काम ने लिखा है कि इस इलाके के लोगों से काम निकलवाने के लिए कभी कुछ पैसा वगैरह देना पड़े तो दे दिया जाए, बस काम ठीक होना चाहिए। मतलब ये कि पैसे की सियासत उस ज़माने में भी चलती थी। हाँ, तो सूरज ऊंचा हुआ तो मैं होटल से नीचे उतर आया और दरिया के किनारे चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां बरसहा बरस से पुरानी कश्तियां दरिया में खड़ी हैं और मल्लाह उनके अंदर आबाद हैं। कई मल्लाहों ने आवाज़ लगाई, चलिए साहब दरिया की सैर करेंगे। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उन मल्लाहों में एक खातून भी थीं। मैं उनकी कश्ती में जा बैठा। उन्होंने गुलाबी जोड़ा पहन रखा था। अपना दुपट्टा उन्होंने कमर के गिर्द बांधा, शलवार के पायचे ऊंचे किए और मर्दों की तरह कश्ती खेनी शुरू कर दी। जब कश्ती साहिल से ज़रा दूर निकल गई तो नज़र आया कि साहिल पर न जाने कितने नदीदे खड़े खातून मल्लाह को यूं घूर रहे थे कि बस चले तो खुदा जाने क्या करें। मगर खातून मल्लाह ने उधर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं उनसे बातें करने लगा। मैंने पूछा, कब से चला रही हो ये कश्ती? हम बचपन से चलाते हैं। बचपन से? बचपन में तो तुम बहुत छोटी होगी। छोटी होगी तो हम चला ही ना भाई। मगर इसमें तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। मेहनत तो लगती है, हम तो सारा दिन चलाते हैं। हाथ पैर नहीं दुखते? नहीं। इसमें काफी आमदनी हो जाती है। हाँ, घूमने वाले आते हैं। हाँ। तो ये एक और यहाँ एक औरत कश्ती चलाती थी, वो अभी कोई बता रहा था मर गई। उसका क्या किस्सा, क्या हुआ था? वो पेट वाली। अच्छा, फिर? मर गई। मैं दरिया की सैर से लौटने लगा तो साहिल पर एक बूढ़े मल्लाह को देखा जो यूं बैठा था कि उसका एक हाथ दूसरे हाथ पर धरा था। मैं उससे भी बातें करने लगा।
सुनिए, क्या आपके बुजुर्ग भी दरिया में इन्हीं कश्तियों में रहते थे? हाँ, बाबा दादा हमारा सारा पानी में। कहीं और मकान नहीं, आप नहीं। कश्ती में रहते हैं? बस तो और नहीं, इधर ही कश्ती में रहते हैं। और आपकी आमदनी का जरिया क्या है? आमदनी यही है, हम कश्ती में खड़े हैं, ब्राज में गवर्नमेंट की नौकरी है। अच्छा। कोई मछली बेचते हैं, अच्छा। कोई महागिरी करते हैं, मछली मारते हैं। अच्छा। और हमारा कारोबार नहीं। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं या वो स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, कोई एक स्कूल जाते हैं, कोई यही काम करते हैं। और ये जो औरतें ये कश्ती चलाती हैं, ये यहाँ सैर कराती हैं, हाँ। ये औरतों को ये काम तो मर्दों के करने का है, औरतें क्यों करती हैं? बस किसी की दिल है। अच्छा, तो इनकी काफ़ी आमदनी हो जाती है? लोग मुसाफिर नहीं, इतनी है नहीं आमदनी। अच्छा, थोड़ी है। हाँ। आपको हुकूमत या पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते? नहीं। यहाँ इजाज़त है रहने की? हाँ। अच्छा। हम लोग को कोई सुकूत कारोबार की जगह मकान नहीं मिलता है, कोई प्लाट नहीं मिलता है, खाली हम क्या करें? इधर रहते हैं, हमारे को कोई रोकते नहीं। वैसे अगर आपको मकान या प्लॉट मिल जाए तो आप ये कश्तियाँ छोड़ जाएंगे? हाँ। चले जाएंगे? हाँ। शहर में रहेंगे? हाँ। उस रोज सक्खर में बड़ा जश्न था। शादियाने बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, हर एक खुश था। मैं समझा किसी का ब्याह है। पता चला कि 2 लड़कों की खतना है। उसकी खुशी में न सिर्फ घर वाले बल्कि महल्ले वाले भी नाच रहे हैं। खूब हैं ये लोग और खूब हैं इनकी खुशियाँ। सक्खर में मेरा क़याम तमाम हुआ। अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करने दोबारा नुसरत कॉलोनी गया तो किसी दीनी मदरसे में मिलादुन नबी की तकरीब थी और किसी खुशगुलू नात ख़ां की आवाज़ गुंबदों और मीनारों से उतरकर दिलों के अंदर तक चली आ रही थी। मैं अदब से वहीं बैठ गया और सक्खर और मदीने के दरमियान सारे फासले मिटने लगे। तड़प जो पाता हूँ दिल में दरे नबी के लिए बड़ा सा है ये मेरी जिंदगी के लिए बड़ा सा है ये मेरे गमों का मदावा यहाँ नहीं मुमकिन मैं मुंतज़िर मदीने की हाज़री के लिए मैं मुंतज़िर हूँ मदीने की हाज़री के लिए बड़ा सा है ये। नात रसूल मकबूल तमाम हुई। सक्खर का मेरा सफ़र भी खात्मे को पहुंचा। अंधेरी गलियों में दीनी मदरसे के कुमकुमों की हल्की हल्की रोशनी थी, जिसमें मलगजे कपड़े पहने कसकर चोटियां गूंधे छोटी छोटी लड़कियां खेल रही थीं। वो खेलती जाती थीं, हंसती जाती थीं।
चांदी जैसी खनकती हंसी थी उनकी, चांदी ही जैसी पेशानियां थीं जिनसे बचपन की शुआएं किरण किरण फूट रही थीं। उस रोज दिल से बड़ी दुआएं निकलीं कि खुदा करे ये गलियां यूं ही हंसती बसती रहें और सुख के नगर में ये हंसी यूं ही गूंजती रहे, ये नस्लें शाद रहें, आबाद रहें और जो ख्वाब देखें वो ख्वाब पूरे भी हों। Part 47. सक्खर से हमारी बस चली तो दरख्तों के साए साए चली। अच्छी सड़क हो, दुरोया दरख्त हों और हम सफ़र अच्छे हों तो सफ़र फिर ज़हमत नहीं बना करता। मेरे साथ लाड़काना के अब्दुल हमीद साहब थे। अगरचे आजकल की इस्तिलाह के हिसाब से वो महाजिर हुए, मगर लाड़काना में वो इतने अरसे से आबाद थे कि ख़ुद को सिंधी कहते थे और शिकायत करते जाते थे कि मकामी बाशिंदे इस बात को नहीं मानते। अब्दुल हमीद साहब बता रहे थे कि ज़्यादातर महाजिर लाड़काना छोड़कर जा चुके हैं। वो ख़ुद भी इस कोशिश में हैं कि उनकी जायदाद अच्छे दामों फ़रोख्त हो जाए तो वो भी इस सरज़मीन को खैरबाद कह जाएं। जज्बात में गर्मा गर्मी आ चुकी थी, दिलों के बीच दीवारें उठ चुकी थीं। इलेक्शन को चंद रोज़ गुजर चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बन चुकी थीं। जो ही हमारी बस लाड़काना के करीब पहुंची, एक मेले का समा नज़र आने लगा। चार जानिब से लोग मोटर गाड़ियों में भरकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लहराते हुए लाड़काना की तरफ रवां थे। किसी ने बताया कि वज़ीर आज़म बनने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने आई हैं। लोग उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। हज़ाराहा आदमी सड़कों के किनारे खड़ा नई वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रहा था। आखिर वज़ीर आज़म और उनके साथियों की कारें आईं और फर्राटे भरती हुई गुजर गईं। मैंने अपनी अवामी बस की खिड़की से उनको भी देखा और पीछे पीछे चलने वाली कारों में अपने दोस्तों, वाकिफ़कारों और शनासाओं को भी देखा। काफ़ी देर बाद रास्ते खुले और हम लाड़काना शहर में दाखिल हुए। शाम हो चली थी और शहर अजनबी था। मैंने अपने कागजात में लाड़काना के सबसे बड़े और अच्छे होटल का नाम ढूंढ निकाला, लेकिन पता चला कि वो होटल कभी का बंद हो चुका और उसके खाली कमरों में सन्नाटों का बसेरा है। शहर को देखा तो पता चला कि जो हाल होटल का है वही हाल लाड़काना की रौनक का, हुस्न का और दिलकशी का है। जिस शहर को बड़े प्यार से और सलीके से सजाया गया था, उसके सब्ज़ादारों में, चमनज़ारों में और गुलजारों में वही सन्नाटों का बसेरा है। इसके बाद ज़रा देर बाद मैं एक और छोटे से होटल में पहुंचा, जिसकी बड़ी खूबी ये थी कि उसके मालिकान और उसका अमला मेहमान नवाज था। ये गर्मजोशी मिली तो अजनबियत का एहसास मिटा और मैं शाम के धुंधलके में तन्हा सैर को निकल जाने की जुर्रत अपने अंदर पाकर खुद ही हैरान हुआ। बाज़ारों में खूब चहल पहल थी। दिसंबर का दूसरा हफ्ता था और लोग गर्म कपड़े पहने घूम रहे थे। तमाम बड़े चौराहों पर लोग चीनी के प्यालों में भरा हुआ शोरबा सा पी रहे थे, जिससे भाप उठ रही थी। पता चला कि लाड़काना की सड़कों पर चीन का चिकन कॉर्न सूप फरोख्त हो रहा है, और क्यों ना हो, इस शहर वालों का चीन पर यूं भी बड़ा हक है।
मैंने भी उस शाम लाड़काना वालों की तरह चीनी सूप पिया, जिस पर पाकिस्तानी मसालों का सफूफ छिड़का गया था। फिर चावल के खुशके और गर्म गर्म दाल का दौर चला। उसके बाद ताज़ा फलों का ठंडा जूस पिया और रात होने से पहले पहले इन्फ्लुएंजा को अपने गले का हार कर लिया। अगली सुबह अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब से मेरी मुलाकात तय थी। शहर के सरकर्दा माहिर कानून हैं और सियासत से गहरा ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म की आमद की वजह से काफ़ी मसरूफ़ थे, मगर मेरे लिए बहुत सा वक्त निकाला और तवज्जो से मेरी बातें सुनी और इन्हमाक से अपनी बातें सुनाईं। एक मसरूफ़ और कदीम सड़क के किनारे निस्बतन नए, दिलकश और आरामदेह मकान के बहुत आरास्ता ड्राइंग रूम में हम देर तक गुफ्तगू करते रहे। मैंने अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब से पूछा कि आपका ये ज़िला लाड़काना सिंध के दूसरे ज़िलों से क्यों कर मुख्तलिफ है। तारीख़ी एतबार से हमारे इस ज़िले की बड़ी खुशकिस्मती रही है कि जब ये बड़ा खुशहाल इलाका रहा है एग्रीकल्चर और ज़रई एतबार से। वो इसलिए कि जब सखर बराज अभी नहीं बनी थी 1932 से पहले भी हमारे ज़िले के अंदर इनंडेशन कैनाल जो नेचुरल और कुदरती कैनाल्स होते थे, बहते थे दरियाए सिंध से, वो यहाँ से बहते थे। उसमें सखर वाह था, घार कैनाल कहा जाता है, और नारो भी बहता था जो कि डोकरी तालका में, और घाट जो है वो तालका लाड़काना है तालका कंबर से, और सखर वाह तालका रतोदेरो से, और आगे चलकर मीरो खान वगैरह तक। तो इस वजह से हम दूसरे अजला के मुकाबले में यहाँ के लोग खुशहाल थे। तो ये अव्वल तो ये एक इस लिहाज से मुनफरद था, और दूसरा ये था कि बहुत ही पहले दूसरे अजला में अभी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी। जब 1920s में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई है तो उसको भी मैं आपको बताऊं लीडरशिप लाड़काना से मिली। उसके बाद भी अंग्रेज़ के ही दौर में हमारे यहाँ दूसरे अजला के मुकाबले में ज़्यादा सियासी ज़हीन आदमी पैदा हुए। उनमें अवाइल में ये सर शाहनवाज भुट्टो साहब थे, फिर दूसरे दौर में खान बहादुर खोड़ो थे, फिर खान बहादुर खोड़ो जिस दौर में थे तो यहाँ पर काजी फजलुल्लाह साहब आए। वो भी यहाँ इसके रहने वाले नहीं थे, वो नवाब शाह ज़िले से आए थे, लेकिन यहाँ पर आते ही उसने 30 में आए 1930 में, तो उसने भी बड़ी हिम्मत से सियासत में हिस्सा लिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा और ज़बरदस्त दौर पैदा हुआ वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर। उसकी बात अभी ज़रा देर बाद होगी, लेकिन आपने अभी सुना होगा कि लाड़काना के इलाके में दरियाए सिंध से कुदरती नहरें निकलती थीं, और न सिर्फ सारे इलाके को सैराब करती थीं बल्कि एक नहर तो शहर लाड़काना के दरमियान से गुजरती थी। दरिया के किनारे इस तवील सफ़र में ये मेरा पहला पड़ाव था जहाँ लोगों ने कहा कि दरिया से उन्हें बड़ा फैज़ मिला है। दरिया उनके घरों की दहलीज़ों से लगा लगा बहता था और नहरों में कश्तियाँ चला करती थीं, वरना इससे पहले डेरा इस्माइल खान से वहाँ ऊपर लद्दाख तक सबका एक ही जवाब था कि नहीं साहब, इस दरिया से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब से यही बातें हो रही थीं। मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में जर्मनी का छपा हुआ सिंध का जो नक्शा है, इसमें शहर लाड़काना को सिंध का गुलजार लिखा गया है, और बाज़ किताबों में लाड़काना को सिंध का पेरिस कहा गया है। इस पर सुमरो साहब ने लाड़काना के हुस्न और दिलकशी की बात शुरू तो की, मगर वो सारी बात गुजरे हुए वक्तों की निकली। उस ज़माने में यहाँ के बागात मशहूर थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि हमारे शहर के दरमियान से घाड़वाह गुज़रता था, और घाड़वाह बहता था जब, तो घाड़वाह के दूसरे किनारे एक बाग होता था जिसको ज्ञान बाग कहते थे। उस बाग पे जाने के लिए लोगों को फेरी इस्तेमाल करना पड़ती थी। वो परमानेंट फेरी होती थी कि बोट में बैठे उधर चले गए, और फिर बहुत ग्रीनरी होती थी। वो उसके लिए भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो पानी का इरिगेशनल वाटर था वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पीने का पानी इतना मीठा अभी तक है, लेकिन उस ज़माने में इससे भी बेहतर पानी था
लोगों को लारकाना जैसा पानी कहीं नहीं मिलता था। और तो बागात भी इसलिए यहाँ थे कि पेरिनल कैनाल्स बहते थे और उसकी वजह से यहाँ पर आम और अमरूद के बागात होते थे। तो वो इधर कहावत मशहूर थी कि हुजई नाणो तो घुम लारकानो, अगर आपके पास पैसा है तो लारकाना जाएं और देखें। इसके बाद लाड़काना में तालीम का जिक्र छिड़ गया। किसी ज़माने में वहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था। फिर मुसलमानों ने मिलकर मदरसतुल इस्लाम कायम किया, जिसने कितने ही नामवर लोग पैदा किए। फिर ज़िला लाड़काना में दीनी तालीम की रिवायत बहुत कदीम थी। मुसलमानों के कई बड़े मकतब और मदरसे यहीं लाड़काना में थे। अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब बता रहे थे, उसमें भी हमारे ज़िला को ये शरफ हासिल है कि कई जगहों पर बंगुल देरो एक जगह है और सोनो जतोई एक जगह है और फिर घट्टहड़ एक जगह है, कंबर है। वहाँ पर काफ़ी पुराने ज़माने में मदरसे थे जिनकी मुआवनत करते थे वहाँ के नेक आदमी, और जहाँ पर कुरान, हदीस और फ़ारसी अरबी का इल्म जो है वो लोगों को मिलता था। तो तालीम के मैदान में उस ज़माने में निस्बतन हम इसलिए दूसरे कई ज़िलों से आगे थे। सुमरो साहब, एक दौर था सिंध में जब गैर मुस्लिम हजरात तिजारत में ख़ास तौर से और लेन देन में और रुपए पैसे में बहुत आगे आगे थे, मुसलमान निस्बतन पीछे थे। उस वक्त लाड़काना के मुसलमानों की क्या हालत थी? सर, लाड़काना में मुसलमान तिजारत के मैदान में बहुत पीछे थे, हिंदू सबसे आगे थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ शहर लाड़काना की नहीं थी, लेकिन तिजारत के मैदान में मुसलमान नहीं था, यानी बहुत कम थे लोग। वो हमारे यहाँ या दो तबके थे, या तो बहुत बड़े ज़मींदार मुसलमान थे जो कि वो ज़मींदारी की वजह से उनको ये वहम था कि जो तिजारत का काम करना होता है वो खसीस काम है और उनके शान की बात नहीं है कि वो जाके किसी दुकान में या किसी इसी तरह वो कोई चीज़ बेचें और ये करें, वो हिंदू का काम है। वो मसलन उनके जहनों में ये बात थी, इसलिए हम बहुत पीछे थे तिजारत के मैदान में। और बाकी दूसरा ये है कि हमारे देहात के रहने वाले लोग जो हैं वो आबादकार थे, हारी थे, और हमारी जो आम तौर पर इधर के आदमी की माशी ज़िंदगी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत पीछे थी, यानी सब स्टैंडर्ड की थी पाकिस्तान से पहले। और हम लोग पाकिस्तान के बेनिफिशरी हैं, जो हम अपने आँखों से देखा है। पाकिस्तान ने जो कुछ हमको दिया है, सिंध को या पूरे पाकिस्तान सारे खत्ते को जो कुछ दिया है, वो तो कोई भी आदमी जिसको तारीख़ का भी इल्म है और जो हमारी उम्र का आदमी है उसने अपने आँखों से देखा है। पाकिस्तान ने आज की नस्लों को कैसे कैसे फैज़ पहुँचाए हैं। जब सिर्फ के दिल से कोई तस्लीम करता है तो एक लाड़काना ही नहीं, सारा वजूद सिंध का गुलजार और सारा शऊर सिंध का पेरिस महसूस होने लगता है। आइए आगे चलें और लाड़काना की सड़कों पर निकल कर देखें कि गुजरे वक्तों ने और अगले लोगों ने जिस शहर को गुलो गुलजार बना दिया था, मैंने उसे किस हाल में पाया। एक दुनिया जानती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो इसी लाड़काना के बाशिंदे थे। वो मुल्क के सरबराह बने तो इस शहर को हमेशा से ज़्यादा अहमियत मिली। एक खलकत लाड़काना जाने लगी। दुनिया भर के सरबराह, वज़राए आज़म, बादशाह और शहनशाह भुट्टो साहब से मुलाकात करने लाड़काना जाने लगे। उस वक्त इस शहर को निखारा गया, संवारा गया और सब्ज़े की हरी ओढ़नी पहना दी गई। लेकिन उधर भुट्टो साहब को फांसी हुई, इधर लाड़काना के हुस्न और दिलकशी की मौत वाक़ हो गई। आज की गुफ्तगू मैं अपने उस सफ़र की बात पर ख़त्म करता हूँ जो मैंने तांगे पर बैठकर किया। लाड़काना शहर की इस सैर में वही अब्दुल हमीद साहब मेरे हम सफ़र थे। उन्होंने शहर को बनते भी देखा और उजड़ते भी। आइए मेरे और उनके साथ आप भी देखिए कि लाड़काना पर क्या गुजरी। अब्दुल हमीद साहब, लाड़काना की सैर कर रहे हैं हम तांगे पर, और अभी हमने ऐसे मकामात देखे जहां आप कहते हैं कि कभी बहुत खूबसूरत पार्क थे। कैसे बागात थे? ये बहुत अच्छे किस्म के बागात थे और रोड के साथ साथ बड़ी अच्छी फुलवारियाँ लगी हुई थी, और कुछ हुकूमती गफलत से
कुछ इंतज़ामिया ने इनको बर्बाद कर दिया। जो भी सरमाया मिला वो इंतज़ामिया खा गई, और लिहाजा ये है कि बड़ा गुंजान शहर भुट्टो साहब के दौर में था ये, और उसके बाद में जो शहर में तबाही आई वो नाकाबिले बर्दाश्त ये बात हुई। एक पार्क हमने देखी जो अब इस वक्त तालाब जैसी, गंदे जोहड़ जैसी लग रही है, चार दीवारी के अंदर। वहाँ कैसी पार्क बनी थी? वहाँ पर ऐसी उम्दा पार्क थी कि रोड से जब गुजरते थे तो इंसान खुशबू में बहुत खुश हो जाता था। और अब आपने देखी और मैंने आपको दिखाया कि उसकी क्या पोजीशन थी। और इसी तरीके से बहुत से पार्क रोड के साथ साथ वो सब तबाह हो चले हैं। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं फुटपैरी हैं, इन पे सब पे बगीचे और घास और फूल पत्तियों के बड़े उम्दा किस्म के दरख्त लगे हुए थे, और ये सब बर्बाद हो चुका है। जब शहनशाह ईरान आया तो यहाँ पर इतनी बड़ी डेकोरेशन हुई, और इतनी बड़ी हमने अपनी ज़िंदगी में बरतानिया के दौर में भी ऐसी डेकोरेशन नहीं देखी, मगर वो चीज़ें भी तबाह हो गई हैं। और इतने अच्छे फूल पत्ती के दरख्त और बड़े अच्छे गमले वगैरह ऐसे कटिंगदार खूबसूरत बहुत ही उम्दा किस्म के, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, गर्द उड़ रही है। गर्द उड़ रही है। एक स्वीकारनो मीनार बना हुआ है, टूटा फूटा पड़ा है। हाँ, ये आपके सामने है, भुट्टो साहब के बंगले के सामने, अल मुर्तज़ा बंगले के सामने। पहले बड़ा खूबसूरत लगता था, अब इस पे अब रंग हुआ है कि जब के बेनज़ीर साहब की हुकूमत आई है, और नहीं ये भी वीरान था। लाइटें ख़त्म, चारों तरफ से बहुत सा हिस्सा टूटा हुआ है, और ये पोजीशन है। नहर के किनारे अब वहाँ गर्द उड़ रही है। आप बता रहे थे वहाँ भी वो खूबसूरत पार्क था, बहुत बेहतरीन बगीचे बने हुए थे, पार्क बने हुए थे। नहर के चार साथ साथ बड़ी रोशनियों की वो मरकरी बल्बों की रोशनी थी, होती थी रात को। तफरी गाह बनी हुई थी, लोग रात के 1-1 डेढ़ बजे तक तफरी करने के लिए आते थे। मगर यह है कि अब आप देख रहे हैं कि कोई वहाँ पर बैठना भी गवारा नहीं पसंद करता है। तो ये सारा कसूर हुकूमत का, हुक्काम का है या आम लोगों का भी है? ज़्यादातर इसमें इंतज़ामिया का कसूर है। इंतज़ामिया जो है वो उसका पेट नहीं भरता है, और रिश्वत पर इस कदर तुली हुई है कि जिसका कोई इंतहा नहीं। पार्ट 48 तव्हांजी भलाई ऐं बहितरियात, तव्हांजो जेको इकराम आहे, तव्हांजी जेका इज़त आहे, उन जो दारो मदार तव्हांजे ख़ानदान ते नाहे, क़ौम ते नाहे, रंग ते नाहे, नसुल ते नाहे, कंहिं इलाइक़े ते नाहे, कंहिं ॿोलीअ ते नाहे। उहो छा ते आहे? इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। तव्हां वधीक इज़त जो लाइक़ मुस्तहिक़ जेको आहे सो वधीक परहेज़गार आहे, मां जिन जे दिलि में ख़ुदा जो ख़ौफ़ आहे, ईमान बि आहे, ऐं सही मुआशरे में हले। ये लाड़काना का पाकिस्तान नेशनल सेंटर है, जिसमें एक साहब कौमी इत्तेहाद और यकजहती के मौजू पर तकरीर कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि सब लोग बराबर हैं। ज़ुहद व तक़वा में कोई एक दूसरे पर अफजल हो तो हो, रंग, नस्ल, कौम और ज़बान के मामले में सब एक जैसे हैं। थोड़े से लोग थोड़े से मुक़र्ररों की ये छोटी छोटी तकरीरें सुनकर रुखसत हुए। पता नहीं कितने लोगों पर इन तकरीरों का कितना असर हुआ। मैं भी हॉल से निकल रहा था कि लाड़काना के चांद का मेडिकल कॉलेज के लड़कों ने मुझे घेर लिया और इसरार करने लगे कि चलकर उनके कॉलेज की बदनज़मी और बदहाली अपनी आंखों से देखूं। मैं गया, देखा। तिब के मदरसे में हर चीज़ खिलाफ तिब थी। नाक़िस फर्नीचर, अंधेरे बदबूदार कमरे, टूटी फूटी तजरबागाहें जिनमें न रोशनी अंदर लाने का इंतज़ाम, न ताफ़ुन और सीलन बाहर निकालने का बंदोबस्त। ऊपर से लड़कों को ये शिकायत कि चीर फाड़ के लिए लाशें नहीं मिलती। छिपकलियों और मेंढकों पर मशक करके हम इंसानों के डॉक्टर नहीं बन सकते। कुछ इमारतें अधूरी पड़ी थीं, जो मुकम्मल थीं वो ढही जा रही थीं। लड़के नौजवान थे, लिहाजा मुश्तइल थे और सारा इल्ज़ाम प्रिंसिपल पर रख रहे थे। कैंटीन में उनके साथ उस रोज़ की चाय की 8वीं प्याली पी और अब 9वीं प्याली हमारे मुकद्दर की तरह हमें लाड़काना के प्रेस क्लब की तरफ ले जा रही थी।
अच्छे खासे सब्जाजार के दरमियान प्रेस क्लब की अच्छी खासी इमारत में हम दाखिल हुए तो देखा कि सामने शहर के अच्छे खासे अखबार नवीस अहमद खान कमाल बैठे हैं। किसी ज़माने में हम और वो एक ही अखबार में काम करते थे। हम तो इधर उधर हो गए, मगर अहमद खान कमाल जो सन 50 में लाड़काना में वारिद हुए थे वहीं जड़ पकड़ चुके थे। अब तो न सिर्फ उनका लबो लहजा बल्कि शक्ल सूरत भी सिंधी हो चली थी। सिंधी ज़बान में एक किताब भी लिख चुके थे, खुद भी रवानी से सिंधी बोलने लगे थे। प्रेस क्लब में अहमद खान कमाल से देर तक बातें हुआ की। मैं उनसे कह रहा था कि ऊपर डेरा गाजी खान तक लोग कहते आए हैं कि दरियाए सिंध से उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। आप लाड़काना वाले क्या कहते हैं? ये दरियाए सिंध ना होता तो क्या होता? अगर दरियाए सिंध निकाल दिया जाए लाड़काना से तो लाड़काना थर की कैफियत होगी। जैसे थर की कैफियत है ये होगी। दरियाए सिंध से राइस कैनाल निकलती है और लाड़काना की सारी मईशत का दारोमदार उस राइस कैनाल पर है। उस राइस कैनाल से जैसा राइस से ताल्लुक़ राइस के नाम से है वो, तो जितनी कल्टीवेशन है वहाँ वो बेशतर यहाँ पर जो है वो है अपनी चावल की काश्त होती है उस राइस कैनाल से। और वो इस कदर ज़्यादा है कि सिंध पूरे सिंध में जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला इलाका जो है वो लाड़काना है। और क्या चीज़ें पैदा होती है इस इलाके में? यहाँ पर चावल तो एक ये है कि जो हम जिसको बाहर भेज सकते हैं वो चीज़ है। इसके अलावा लोकल मतलब ये कि यहाँ पर जो है वो जिसे हम गोवा कहते हैं अमरूद, वो बड़े बड़े क्वालिटी के होते हैं। खाने पीने की बात चीज़ें बहुत मशहूर हैं लाड़काना की। इसे उर्दू में खोया या मावा भी कहते हैं, जो दूध से बनता है। तो वो रत्तू देरो का मावा कहलाता है। वो यहाँ से मतलब ये कि बनता है और यहाँ से लोग ले जाते हैं। वो अपनी नौइयत का एक मखसूस किस्म का मावा है। ये माई भागी की आवाज़ है। ऐसी अच्छी लोक गुलकारा पर सरजमीन सिंध आज भी नाज करती है। मेरी इस बात पर अहमद खान कमाल सिंध के लोक विरसे की बात करने लगे और कहने लगे कि हज़ारों साल की रवायतें जूं की तूं बरकरार हैं। सिंध के इस इलाके के रस्म रिवाज की बातें करते हुए अहमद कमाल का चेहरा दमकने लगा। ये जहाँ तक फोक म्यूज़िक या रिवायती कुश्ती जिसे मल कहते हैं या जो भी रिवायती लिबास हैं, अब तक बिल्कुल वो के वही हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले थे। आज भी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आज भी मतलब ये कि आप देही इलाकों में चले जाइए, शहरी इलाकों में तो मतलब लोगों में तब्दीली आती रहती है, देही इलाकों में चले जाइए आपको वही लिबास नज़र आएगा तकरीबन जो आज से 4000-2500 साल पहले था। आज भी वही गधगाड़ी आपको बैलगाड़ी नज़र आएगी जो मोइंजोदड़ो में रखी हुई है। आज भी वही बैलगाड़ी आपको रोडों पर चलती हुई या सड़कों पर नज़र आएगी। आजकल जेवरात की भी जो चांदी के जेवरात हमारे यहाँ बनाए जाते हैं बिल्कुल वही हैं जो आज से 2500-4 साल पहले खुदाई के दौरान मोइंजोदड़ो से बरामद हुए, वही आज भी पहनते हैं। इसी तरह वहाँ मतलब ये कि जो भी म्यूज़िक से मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें मतलब ये कि मोइंजोदड़ो से या जिस जगह से मिली हैं आज भी मतलब ये कि उसी तरीके से वही मतलब ये कि यकतारा एक होता है ख़ास, और उसको बजाना वाकई मतलब ये कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तार के ऊपर जो है वो मतलब साज़ को बजाना। लेकिन आज भी आप यहाँ देखेंगे यहाँ के मतलब ये कि सूफ़ी किस्म के लोग हैं या फ़कीर मुर्शिद जो लोग हैं वो मतलब उसी एक तारे पर जो है वो बजाते हैं। इसके साथ एक और है चपड़ी कहलाती है। चपड़ी होती है लकड़ी के 2 तख्ते छोटे छोटे से जो हाथ में आ जाएँ, 6-6 इंच के तकरीबन होते हैं। उसको मतलब ये कि हाथ में लेकर उसको घुंघरू बंधे होते हैं, उसको हाथ में लेकर के उस यक तारे पर और चपड़ी पर जो है वो इतनी ज़बरदस्त धुनें बजा लेते हैं। दूसरी मतलब यहाँ जो है वो है जिस तरह शहनाई होती है इसी तरीके से यहाँ पर मतलब एक दूसरा म्यूज़िक शहनाई के टाइप का जो आम तौर पर यहाँ पर शादियों में या खुशी के मौके पर जो है वो बजाया जाता है। और हो जमालो जो यहाँ का मशहूर रक़्स है वो उसमें जो है वो शहनाई वगैरह का और ढोल का वो होता है कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर मतलब ये कि वो हो जमालो रक़्स होता है।
हो जमालों की बात खत्म हुई तो नई तहजीब का मौजू छिड़ गया। मैंने पूछा कि लाड़काना के इलाके में जदीद तहजीब के असरात क्यों कर पहुंचे हैं। अहमद खान कमाल कहने लगे, जदीद तहजीब के असरात तो एक हद तक तो मतलब ये कि मैंने गाँव में देखने में आए, वो ये था कि अब से कुछ 20-25 साल पहले, 20 साल पहले की बात कर लें हम, तो दही इलाकों में रेडियो और टेलीविज़न तो 20 साल पहले यहाँ दही इलाकों में आया ही नहीं था। रेडियो की बात ये थी कि एक आदमी रेडियो लेके आता था तो गांव के मतलब ये कि मुख्तलिफ लोगों से एक रेडियो पर जो है वो गाने और वो खबरें सुनते थे। आज इतनी तब्दीली आई है कि अगर वो पुराने किस्म का हल बैलों वाला अगर कोई आज भी चला रहा होगा ना, तो उस बेल के ऊपर जो हल लगा हुआ है, उस हल के ऊपर एक वो रेडियो जो है वो टंगा हुआ होगा। उस रेडियो पर वो जो है वो अपने बजा रहा होगा, सुन रहा होगा, और हल अपना जो है वो चला रहा होगा। मगर नई तहजीब जहाँ भी गई अपनी खूबियाँ और ख़राबियाँ इकट्ठा लेकर गई। लाड़काना के इलाके में रेडियो और टेलीविज़न ने बेदारी ज़रूर पैदा की, मगर हर तस्वीर की तरह इसका भी दूसरा रुख था। मैंने अहमद कमाल से पूछा कि क्या इस इलाके में VCR भी पहुँचा है। जी हाँ, VCR पहुँचा है, और VCR ने भी मतलब ये कि बड़ी पैदा की है अवेकनेस लोगों में। लेकिन उसके बरक्स यहाँ ख़ास तौर पर VCR मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ पढ़े लिखे लोग हों वहाँ तो कुछ सूदमंद साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ दही इलाकों में जो VCR आया तो उसने बड़ा मतलब ये कि वो किया। आज इसका अंदाज़ इस तरीके से लगा लें कि हमारे मतलब ये कि यहाँ जो डाकू हैं, डकैत जो हैं, आजकल बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ डाके डाल रहे हैं जो हम मतलब ये कि VCR में इंडियन फिल्मों में आज से 10 साल पहले देखते थे। 10 साल पहले यहाँ डाकू नहीं थे, लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पे वो डाके डालते हैं, उसी पैटर्न पर अगवा करते हैं जो वो मतलब ये कि VCR में हम देखते आए थे। अहमद खान कमाल सहाफ़ी होने की मुनासबत से लाड़काना को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि अभी मेरा सवाल ख़त्म भी नहीं होता था कि उनका जवाब शुरू हो जाता था। मैंने आखिर में उनसे पूछा कि ये बताइए, आपके इस शहर, इस ज़िले और इस इलाके के लोग कैसे हैं। लाड़काना के लोग, क्योंकि मैंने लाड़काना को होश संभालने से अब तक मैंने मतलब ये कि देखा है, इस वक्त 40-42 साल उम्र है, तो अब तक मैंने देखा है लाड़काना के लोग बड़े अच्छे और बड़े मतलब ये कि मेहमान नवाज। एक बात उनमें ख़ास तौर पर है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल इलाका रहा है, तो हर मतलब ये कि यहाँ आदमी के जहन में एक पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिक्स के साथ साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ प्यार भी होती है, वो प्यार वाली चीज़ भी है जिसे हम प्यार भी कह सकते हैं, तो वो जो है वो भी है उनके दरमियान मौजूद है। अगर कोई शख्स लाड़काना के किसी आदमी से, किसी ग्रुप से, किसी से भी बरादरी से वो मिलेगा, तो अगर उसने मतलब ये कि अच्छे लफ्ज़ों में उसको मतलब ये कि किया, उससे अच्छा बिहेवियर रहा, तो उसके बरक वो जो उसके अपने मुतदल तौर पर देंगे, जवाब में जो कुछ देंगे वो उससे बहुत बेहतर होगा। इसके बरक्स अगर लाड़काना के किसी आदमी से, किसी फ़र्द से, किसी ग्रुप से, क्या किसी की बरादरी से अगर आपने रवैया मतलब ये कि करख्त लहजे में बात की और की थी, तो उसका जवाब उससे ज़्यादा करख्त मतलब उसमें मिलेगा। ये लाड़काने की बड़ी क्वालिटी रही है। और ये एक चीज़ और बड़ी मतलब एक अजीब सी है जो आज तक मैं सोचता हूँ, जो मेरे मतलब समझ में खुद नहीं आई,
یہاں کا مزاج یہ رہا کہ ہمیشہ لاڑکانے والوں کو جو نقصان پہنچا وہ لاڑکانے والوں نے باہر والوں سے پہنچوایا. یہ بڑا ایک تاریخی مطلب میں اہمیت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یوں کہ شاہ نواز بھٹو لاڑکانے کی شخصیت تھے. وہ یہاں پر مطلب یہ کہ ممبر وغیرہ جو ہے منتخب ہوتے تھے پروونس کے اور اس کے. تو شیخ عبد المجید سندھی کو یہاں کے لوگوں نے, لاڑکانہ کے لوگوں نے حیدرآباد سے بلوایا اور حیدرآباد سے بلا کر کے ان کے مقابلے میں کھڑا کیا اور انہیں ہروایا. اس کے بعد نمبر آتا ہے کھوڑوں کا. مرحوم ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہمیشہ لندن میں رہتے تھے, ان کو مطلب یہ کہ پھر سیاست کے لیے یہاں بلایا گیا. یہاں بلانے کے بعد ان کے ذریعے ان کو سیاست میں لے کے آیا گیا. ان کو مطلب یہ کہ یہاں لا کر کے, اور کھوڑو جو یہاں 2-3 سے زائد مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے, بڑے اہم عہدوں پر مرکز میں بھی فائز رہے, انہیں ان کے ہاتھوں شکست دلائی گئی. اچھا میں کس درمیان میں رہ گیا. اس کے بعد کھوڑو کو جب سیاست میں آئے تو اس درمیان میں قاضی فضل اللہ کو جو فارغ التحصیل تھے نوشہر و فیروز کے ایک علاقے سے, حیدرآباد میں ان کی وکالت نہیں چلتی, انہیں یہاں بلایا گیا. ان کو مطلب یہاں بلا کر کے کھوڑوں کو شکست دلائی گئی. اور پھر بھٹو صاحب کے ذریعے قاضی اور کھوڑوں کو, دونوں کو بھٹو صاحب کے ذریعے شکست دلائی گئی. اور یہ غالباً میرا خیال ہے کہ یہ اثر صرف لاڑکانے والوں نے کیوں قبول کیا, کیونکہ ہمیشہ سندھ کی سیاست میں یہ رہا ہے کہ سندھ کے جو بھی حاکم ہوتے تھے انہیں شکست دلانے کے لیے سندھ کے لوگ باہر سے لوگوں کو بلوا لیتے تھے. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یہاں کلوڑوس کو, عباسیز کو, فلاں کو, جن کو نقصان پہنچا وہ باہر کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں نے بلوا کر کے اور نقصان پہنچوایا. بالکل وہی تاریخ جو ہے وہ یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور باہر سے وہاں کے لوگوں کو چل جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور آگے یہ ہوا کہ ہماری اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد ایک روز احمد خان کمال نے ایک اخباری کانفرنس میں شرکت کی, جس کے بعد وہ ایک دوسرے صحافی کے ہمراہ کانفرنس کی خبر بھیجنے کے لیے شہر کے تار گھر جا رہے تھے کہ دن دہاڑے سب کی نظروں کے سامنے کچھ لوگوں نے ان پر گولیاں برسائیں. خون میں لت پت وہ دونوں وہیں گرے اور مر گئے.